कक्षा 10वीं की हिंदी लोक भारती की किताब में जो दूसरी इकाई पर आखिरी विधा दी गई है समता की ओर, उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। उसके कवि है मुकुटधर पांडे। सबसे पहले उनका परिचय यहाँ पर हम जानेंगे। जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ और मृत्यु 1989। परिचय। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। प्रमुख कृतियाँ: पूजा फूल, शैलबाला, कविता संग्रह, लच्छमा, अनुदित उपन्यास, परिश्रम, निबंध, हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि। इस पद्य के बारे में पद्य संबंधी में दिया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए, और यही विचार लेकर इन्होंने यह नई कविता यहाँ पे दी है। पहले पद्यांश से हम शुरुआत करने वाले हैं। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई। यहाँ पे पहली दो पंक्तियों में कवि हमसे कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु के भाई हेमंत का समय बीत गया है। शिशिर ऋतु का जो भाई है हेमंत, उसका समय बीत गया है। अब शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है, और शिशिर ऋतु की कपा देने वाली ठंड के कारण प्रकृति का आभा खत्म हो गई है। बहुत ठंड गिरती है शिशिर ऋतु में, और वह कांति रहित हो गई है। पृथ्वी पर धुंधल का छा गया है। ऐसा उन्होंने यहाँ पे अवनी यानी कि पृथ्वी में कुंजटिका है छाई। कुंजटिका मतलब धुंधलता पृथ्वी पर छा गई है, ऐसा उन्होंने पहली दो पंक्तियों में कहा है। पड़ता खूब तुषार पद्मदल, तालों में बिलखाते, अन्यानी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। दूसरी दो पंक्तियां यहाँ पे दी है। उन्होंने कहा है कि ठंड के कारण खूब बर्फ गिर रही है, इससे तालाबों में खिले हुए कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। पद्मदल तालों में बिलखते, बहुत कष्ट उन्हें पद्मदलों को हो रहा है। कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। कवि कहते हैं कि यह कष्ट उसी तरह का है जैसे किसी निर्दयी और अन्यायी राजा के तरह तरह के दंडों से उसकी दुखी प्रजा पर वो ढाता है। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। निशा यानी कि रात्रि। निशा के समय, रात्रि के समय बहुत ठंड होती है। ऐसे समय लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, पर ठंड के मारे बाहर कुत्तों और सियार जैसे जानवरों का बुरा हाल है। ये असहाय प्राणी चिल्ला चिल्ला कर सारी रात रोते रहते हैं। उसके बाद अगली दो पंक्तियों में कहा है कि अर्धरात्रि के घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। दूसरे पद्यांश की जो पहली दो पंक्तियां है, उसमें कवि कहते हैं कि आधी रात को यदि कोई व्यक्ति घट के आंगन में आकर निर्जन आकाश मंडल की ओर देखता है तो वहां का दृश्य देखकर उसे डर लगने लगता है। तारे निपट मलिन चंद ने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है और राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। वह आकाश मंडल की ओर देखता है तो वह दुखी हो जाता है, उसे डर लगता है। ठंडक भरे इस मौसम में आकाश के तारे भी धुंधले दिखाई देते हैं, और चंद्रमा का रंग पीलापन लिए हुए सफेद हो गया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आ गया है। धनियों को है मौज, रात दिन है उनके पौ बारे, दिन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। अगली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु की कष्टदायी ठंड में धनी वर्ग के व्यक्तियों को आनंद ही आनंद है। वे रात दिन मौज मजा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं, लेकिन गरीबों और दरिद्रों के लिए शिशिर ऋतु की ठंड में दुख ही दुख है। उसके बाद वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। देखो, धनिक वर्ग के लोग हलवा पूड़ी और ताजी दूध मलाई खाते हैं,
और ठंडक का आनंद लेते हैं, लेकिन गरीब और दरिद्रों को सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती, यानी उन्हें उपवास करना पड़ता है, उन्हें पेट भर खाने को तक नहीं मिलता। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। देखो, तीसरे पद्यांश की पहली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि धनिक वर्ग के लोगों पर ठंड का कोई असर नहीं होता, वे रंगीन और मूल्यवान शाल दुशाले ओढ़ते हैं, इससे उन पर जाड़े का तनिक भी असर नहीं होता, ठंड का कुछ भी असर नहीं होता। मगर ऐसे समय गरीबों की बुरी हालत होती है, उन्हें कांपते हुए दिन रात काटनी पड़ती है और ऊपर से उन्हें ओस और पाले का भी सामना करना पड़ता है। वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। धनिक वर्ग के पास सुख के तरह तरह के साधन होते हैं और वे सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं, दूसरी ओर गरीब और दरिद्रों के घर टूटे फूटे झुग्गी झोपड़ियों वाले होते हैं और उनमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती, वहाँ सदा उदासी का माहौल होता है। पहले हमें उधर की चिंता थी, न कदापि सताती, माता सम थी, प्रकृति हमारी पालन करती जाती। कवि कहते हैं कि पहले सब लोग प्रकृति पर निर्भर करते थे, किसी को पेट भरने यानी क्षुधापूर्ति की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, प्रकृति से ही सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, वह माता की तरह हमारा पालन पोषण किया करती थी। लेकिन अब हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। आखिरी दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी का आपस में भाई भाई का नाता होता है, एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार होता है, इसलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। ऐसा संदेश वे आखिरी दो पंक्तियों से इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पद्यांश पर आधारित कृतियाँ अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कक्षा 10वीं की जो 11वीं विधा दी गई है समता की ओर, मुकुटधर पांडे द्वारा रचित, उसके ओर आधारित कृतियाँ आज हम यहाँ पर देखेंगे। पहला पद्यांश जो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। बीत गया हेमंत भ्रात से लेकर स्यार चिल्ला चिल्ला कर बार बार रोते हैं, उस पर आधारित पहली कृति आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे एक आकृति दी गई है, शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन। शिशिर ऋतु में कौन से परिवर्तन हुए, प्रकृति में कौन सा परिवर्तन हुआ, और दूसरा जो है धरती पर, तो दोनों परिवर्तन हमें इस पद्यांश की सहायता से लिखने हैं। तो देखते हैं, पहले प्रकृति में यह परिवर्तन हुआ, प्रकृति द्युतिहीन हो गई है, और धरती पर जो परिवर्तन हुआ, धरती पर कुंज टीका छाई हुई है। इस प्रकार हम आकृति पूरी कर सकते हैं। दूसरा सवाल, इस पर एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला सवाल है, पद्यांश में आए एक फूल का नाम। इस पद्यांश में जो फूल का नाम आया है वह हमें लिखना है। तो इस पद्यांश में पद्म यानी कि कमल, इस फूल का नाम आया है। दूसरा सवाल, श्वेत कणों के रूप में पृथ्वी पर गिरने वाली हवा में मिली भाप, तो इसका जवाब तुषार यानी कि बर्फ। तीसरा सवाल, लंबे चौड़े प्राकृतिक गड्ढे के लिए प्रयुक्त शब्द जिसमें बरसाती पानी जमा होता है, इसके लिए ताल, यह इसका जवाब हम लिख सकते हैं। चौथा सवाल, शिशिर ऋतु से पहले आने वाली ऋतु। शिशिर ऋतु से पहले कौन सी ऋतु आती है, तो हेमंत ऋतु, यह हम एक शब्द में लिख सकते हैं। दूसरी कृति आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। शिशिर ऋतु में रात में ये बार बार होते हैं, तो बार बार कौन रोते हैं शिशिर ऋतु में, श्वान, और दूसरा है स्यार। दूसरी आकृति, पद्यांश में इससे तुलना की गई है। पद्यांश में तुषार की तुलना की गई है, किससे, तो अन्य निरूप से। कृति नंबर 3, सरल अर्थ या भावार्थ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश की किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। दो पंक्तियां यहाँ पे दी गई है। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। तो इसका भावार्थ हम इस प्रकार लिख सकते हैं, शिशिर ऋतु में जाड़ा अपनी पराकाष्ठा पर होता है, इन दिनों ओस पड़ती है, बहुत ठंड होती है और कहीं कहीं बर्फ भी पड़ती है। ठंड से बचने के लिए शिशिर ऋतु में लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, मगर बाहर की ठंड से कुत्ते और सियार बुरी तरह आहत होते हैं। वह बार बार चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं और अपना कष्ट बयान करते हैं। पद्यांश क्रमांक 2, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अर्धरात्रि को घर से कोई टिम्ब टिम्ब से लेकर पर सूखी रोटी और न बाजी।
यह पद्यांश है। पहली कृति आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। शिशिर ऋतु में रात्रि के समय इनका रूप, तो यहाँ पे हमें रूप लिखने के लिए कहा गया है। पहला है तारों का रूप कैसा होता है, और उसका रूप हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एकदम मटमौला। और दूसरा चंद्रमा का रूप भी पूछा है, और चंद्रमा का जो रूप होता है सफेद पीले रंग का। इस प्रकार हम आकृति पूरी कर सकते हैं। दूसरी आकृति, शिशिर ऋतु के चांद और तारों की तुलना की गई है, तो किससे की गई है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं किसी राज्य पर आए राष्ट्रीय संकट से। तो इस प्रकार पहली आकलन कृति में आकृतियां हम पूरी कर सकते हैं। दूसरा अगला जो सवाल है उस पर आधारित एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला सवाल है रात के एक हिस्से का नाम, तो अर्धरात्रि। 2 नंबर का घर के भीतर खुला छोड़े गए भाग का नाम, आंगन। नंबर 3 देखने के अर्थ में आया हुआ शब्द, लख। और नंबर 4 सौर मंडल के एक उपग्रह का नाम, चंद्रमा। तो इस प्रकार तीसरा सवाल भी हम लिख सकते हैं। कृति नंबर 2 आकलन कृति, जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे धनी और दीन दरिद्र, इन दोनों में हमें अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है इनकी जीवन शैली में। तो उसके जवाब में हम पहला अंतर इस प्रकार लिख सकते हैं, धनी जो है रात दिन मौज आनंद ही आनंद लेते हैं, और दीन दरिद्र शिशिर ऋतु के सारे दुख। दूसरा अंतर इस प्रकार हम लिख सकते हैं, हलवा पूड़ी दूध मलाई का भोजन धनी लोग करते हैं, और दीन दरिद्र सूखी रोटी और भाजी का भी उनको अभाव होता है। इस प्रकार उसमें उनमें दोनों में हम दोनों की जीवन शैली में अंतर बता सकते हैं। कृति नंबर 3 सरल अर्थ भावार्थ, अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इस प्रकार हम अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ भी लिख सकते हैं। धनियों और दीन दरिद्रों में जमीन आसमान का अंतर होता है, वैसे तो यह दोनों का कोई जोड़ नहीं होता, और शिशिर ऋतु में इन दोनों की और समानता साफ दिखाई देती है। शिशिर ऋतु में असह्य ठंड पड़ती है, दीन दरिद्रों को इस ऋतु में हर तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं, जबकि धनी वर्ग सुविधा संपन्न होता है। इस मौसम में उनके लिए सारी वस्तुएं उपलब्ध होती है। इस ऋतु में धनी वर्ग के लोग जहां हलवा पूड़ी तथा दूध मलाई भोजन में लेते हैं, वहीं गरीबों के घर में अन्न भी नहीं होता, उन्हें सूखी रोटी सब्जी भी नहीं मिलती। इस मौसम में उन्हें उपवास करने तक की नौबत आ जाती है। तो इस प्रकार इसका भावार्थ हम लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा पद्यांश हम देखेंगे, पद्यांश क्रमांक 3, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। वे सुख के रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले से लेकर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। तो इस प्रकार यह तीसरा पद्यांश है। पहली जो कृति पूछी जाने वाली है आकलन कृति पर आधारित, भाई भाई का रिश्ता है इन दोनों में। तो किन दोनों में भाई भाई का रिश्ता है, तो पद्यांश की सहायता से हम लिख सकते हैं धनवानों में और दीन दरिद्रों में। कृति नंबर 2 आकलन कृति, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला सवाल है, पहले इन्हें इसकी चिंता नहीं सताती थी, उधर की। नंबर 2, यह इनका माता की तरह भरण पोषण करती थी, प्रकृति। नंबर 3, ऐसे 2 प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। दूसरा सवाल है कृति नंबर 2 में कि हमें शब्द दिए हैं और उन पर उनका जवाब आने के लिए हमें सवाल लिखना है। पहला शब्द है उपकार, हमको भाई का क्या करना होगा, प्रश्न चिन्ह। और दूसरा है अधिकार, भाई पर भाई का क्या है, भाई पर भाई का क्या है। तो इस प्रकार हम दोनों सवाल बना सकते हैं। उसके बाद कृति नंबर 3 सरल अर्थ और भावार्थ पर पद्यांश के अंतिम 2 पंक्तियों से मिलने वाला संदेश लिखिए। पद्यांश की अंतिम जो 2 पंक्तियां है उससे हमें यह संदेश मिलता है, जन्म के समय प्रत्येक व्यक्ति समान होता है। मनुष्य जाति में उत्पन्न होने के कारण सभी मनुष्यों में भाई भाई का रिश्ता होता है। इस रिश्ते में आर्थिक असमानता को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। हर मनुष्य में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ अधिकार होता है। इस बात को ध्यान में रखकर हमारे मन में एक दूसरे के प्रति उपकार की भावना होनी चाहिए और एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो इस प्रकार हम अंतिम 2 पंक्तियों से मिलने वाला संदेश भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।